हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को यूपी टेट और सीटेट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस और उनकी वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली इस चैनल पे 20 क्वेश्चंस का सेट आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी चाबहार रेलवे परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया। यह रेल परियोजना किस देश में चल रही थी? तो दोस्तों यह रेल परियोजना चल रही थी ईरान में और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना थी। ये क्यों थी? सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि चाबहार क्या है। तो दोस्तों ये जो चाबहार है ये ओमान की खाड़ी के तट पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित एक बंदरगाह है। अब इसका भारत को क्या फ़ायदा मिलने वाला था मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूं। तो दोस्तों भारत का जो कनेक्टिविटी है जैसे अफ़गानिस्तान, रसिया, वो क्या है कि या तो फिर समुद्र के रास्ते वो जा सकता है या फिर पाकिस्तान से होकर के उसे अफ़गानिस्तान तक कोई भी सामान पहुंचाना होता था तो पहुंचाता था, जिससे बहुत अधिक लागत और ज़्यादा समय लगता था। और कभी कभी तो कुछ खाद्यान्न जो होते थे वो पाकिस्तान के बंदरगाह पर रखे रखे सड़ जाते थे और दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पाते थे। तो इसके लिए भारत ने ईरान के साथ एक चाबहार पर पोर्ट में समझौता किया, जिसके तहत उसने बंदरगाह के विकास के लिए लगभग $85 मिलियन की क्रेडिट दी। अब दोस्तों इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि जो भारत की शिपमेंट होती है सामान की, उसकी लागत में लगभग 60% की कमी आएगी और भारत का सीधे सीधे कनेक्टिविटी जो है वो यूरोपीय देशों से हो जाएगी। पाकिस्तान का जो ये सब बीच में रोल था वो धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म हो जाता। और बात करें उसकी जो चार्जेस, तो लगभग उसमें 50% की कटौती होती समय में भी। मतलब जितना समय यहाँ से आपको अफगानिस्तान जाने में पाकिस्तान के थ्रू लगता था सामान को, उसका 50% कम समय लगता अगर ये चाबहार पोर्ट बनकर तैयार हो जाता और इसमें भारत की भी कुछ मदद होती। दोस्तों लेकिन अभी ईरान ने क्या किया है कि जैसे जैसे जो भारत है वो अमेरिका के करीब गया है, वैसे वैसे ईरान और चाइना के बीच में जो दोस्ती है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभी हाल ही में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईरान और चाइना के बीच समझौता होने की घोषणा की गई है। दोस्तों इसमें भारत का चाइना के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर को लेकर के, और अभी इंडिया ने चाइना के जो 59 मोबाइल ऐप थे उन पे भी बैन लगा दिया। तो अब ईरान चाइना की तरफ झुक रहा है, इसलिए क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका की तरफ बहुत तेज़ी से झुक रहा है। और दोस्तों आपको पता है कि जो ईरान है और अमेरिका है उसमें बहुत गहरी दुश्मनी है और चाइना और अमेरिका भी अभी हाल ही में एक दूसरे से काफ़ी दूर हुए हैं। तो दोस्तों अब यही कारण है। वैसे तो जो ईरान है वो ये कह रहा है कि 4 साल से उसको फंड मुहैया नहीं कराया गया, इसलिए अब वो जो ये रेलवे परियोजना है उसको अकेले बनाएगा। लेकिन इसका कारण कुछ और भी है, जो कि सबसे बड़ा कारण तो यही लग रहा है कि चाइना और ईरान में जो 400 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है, तो चाइना के कहने पे भी कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। अब सबसे पहले हम ईरान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों ईरान की कैपिटल है तेहरान, राजभाषा है फारसी और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और वहाँ की करेंसी है रियाल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी कोरोना महामारी के संकट के बीच कौन सी कंपनी ने 40,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही है? तो दोस्तों अभी टीसीएस ने भारत के 40,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही है। अच्छा अब ये बात कही है टीसीएस ने,
तो चलिए हम टीसीएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, टीसीएस का पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसके वर्तमान में चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन और इसके एमडी और सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। ठीक है, इसके पहले साइरस मिस्त्री थे। इसके जो संस्थापक है वो टाटा सन्स हैं और ये जो इंडस्ट्री है ये आईटी सर्विसेज और आईटी कंसल्टिंग की इंडस्ट्री है। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया है। तो दोस्तों, बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया गया है हेमांग अमीन को। इन्होंने अभी राहुल जौहरी की जगह ली थी। राहुल जौहरी को के ऊपर अभी काफ़ी सारे आरोप लगे थे कि उनकी वजह से कुछ फाइलें जो हैं वो लीक हुई थी, तो उसकी वजह से राहुल जौहरी ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। तो उनकी जगह पे अब हेमांग अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया गया है। बीसीसीआई के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे आप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इसके सचिव हैं अमिताभ चौधरी। पुरुष टीम के कोच की बात करें तो हैं रवि शास्त्री। महिला टीम के कोच की बात करें तो तुषार अरोठे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था एवं अयोध्या भी नेपाल में है। यह विवादित बयान अभी किसने दिया है। तो दोस्तों, ये जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने यह विवादित बयान दिया है। तो बात आई है नेपाल की, तो चलिए नेपाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जो नेपाल है उसने भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विवादित बयान दिए हैं। प्रमुख रूप से जो उसके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने चाइना के तरफ झुकाव होने की वजह से, जैसे कहते हैं ना कि चाइना उन्हें अपने रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, तो जो चाइना चाह रहा है वो ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जिससे भारत और नेपाल के जो संबंध हैं उसमें कड़वाहट जरूर आई है। अगर हम नेपाल की बात करें तो इसकी कैपिटल है काठमांडू। प्रधानमंत्री हैं केपी ओली। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल से लगे भारत के कुछ राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी सचिन पायलट को किस राज्य के अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, अभी सचिन पायलट को राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। इसका कारण ये है कि इन्होंने हाल ही में अभी अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करके लगभग 19 से 20 विधायकों को उनसे अलग किया और अब शायद चांस है कि ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, तो राजस्थान की जो सरकार है उन्होंने इसे उप मुख्यमंत्री पद से हटाया है, तो हम राजस्थान के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल की बात करें तो है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। अभी हाल ही में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, परंतु इसके ज़्यादातर जो हिस्से हैं वो थार के रेगिस्तान से ढके हुए हैं। राजस्थान राजाओं की भूमि भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले से आपको पता है कि जो प्राचीन काल में बहुत सारी हवेली, महल और बहुत बड़े बड़े जो महाराजा थे वो राजस्थान से हुए हैं, तो इसलिए राजाओं की भूमि भी कहते हैं। राजस्थान राज्य का जो गठन हुआ था वो 1949 को हुआ था। दोस्तों, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले अगर भारत के कुछ राज्यों की बात करें तो वह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान की कैपिटल है जो जयपुर, उसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। माउंट आबू पर्वत जो है वो राजस्थान में स्थित है और भारत की एकमात्र खारे पानी की जो नदी है लूनी, वो भी राजस्थान से होकर बहती है।
और दोस्तों बात करें तो दुनिया की जो सबसे लग्जरियस ट्रेन है, सबसे शानदार ट्रेन पैलेस ऑन व्हील, वो भी राजस्थान से बनकर चलती है। दोस्तों इस ट्रेन का किराया लगभग 3 से 4 लाख रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी केंद्र सरकार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने पीटीआई पर लगभग 84.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हम पीटीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत की एक प्रमुख समाचार संस्था है ये। इसका पूरा नाम है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1927 को और 1949 में भारत के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों ने मिलकर एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया नाम से इसका अधिग्रहण कर लिया। दोस्तों यहाँ से रोज लगभग 500 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं और इसका अपना खुद का सैटेलाइट भी है। ये इंटरनेट के जरिए भी लोगों तक न्यूज़ को पहुंचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इस एजेंसी में बात करें तो लगभग 13,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से लगभग 350 पत्रकार हैं। देश में इसके लगभग 80 कार्यालय हैं एवं विदेश के प्रमुख शहरों में भी इसके संवाददाता हैं। दोस्तों पीटीआई का हिंदी समाचार सेवा भी है, जिसे भाषा नाम से जानते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस देश में दुकानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों अभी इंग्लैंड में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दुकानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हम सबसे पहले इंग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। विधानमंडल इसका है यूनाइटेड किंगडम की संसद, अर्थात यूनाइटेड किंगडम की संसद से ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और 2019 का जो पुरुष विश्व कप हुआ था उसे इंग्लैंड ने जीता, जो इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास का 50 ओवर का एकमात्र विश्व कप है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष में है। अच्छा ये पीएम स्वनिधि योजना क्या है, इसके बारे में आपको बता दूं कि जो पटरियों पर या फिर कहीं पे लोग जो रेहड़ी लगाते हैं ना, तो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि अभी सरकार ने तो पहली बात प्रतिबंध लगा दिया था। अभी जब इसे फिर से बहाल किया गया, उन्हें आज्ञा दी गई कि हाँ फिर से अपनी रेहड़ी लगा सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, तो इतने टाइम से वो बैठे थे तो उनके पास पैसे की कमी हो गई। तो जिसकी वजह से ये योजना स्टार्ट की गई है कि जो रेहड़ी लगाते हैं उन्हें 10,000 के आसपास जो रुपए दिए जाएंगे, जिससे वे अपने रोजगार को पुनः प्रारंभ कर सकें। अच्छा अब ये मध्य प्रदेश इसमें सबसे अग्रणी रहा है, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है लालजी टंडन। विधानसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 231। राज्यसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 11। लोकसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 29। और मध्य प्रदेश में ही कान्हा टाइगर रिजर्व है, जहां पर भारत के सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। और पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा बाघ की बात करें तो वो भारत में ही पाए जाते हैं, और जो लगभग 75% के आसपास हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिक्की द्वारा जारी नए आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2020-21 के लिए भारत की वार्षिक जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? दोस्तों -4.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। मतलब क्या, वृद्धि नहीं, उसमें कमी आने वाली है। पहले इसे 5.1% के आसपास बताया गया था, लेकिन अब जो है -4.5% बताया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना वायरस की वजह से जो सारे उद्योग धंधे हैं सारे बंद पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम फिक्की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फिक्की का पूरा नाम है
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो है संगीता रेड्डी। यह भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी उच्चतम न्यायालय ने पद्मनाभम स्वामी मंदिर की देखरेख व इसका मालिकाना हक त्रावणकोर की पूर्व राजशाही परिवार को दे दिया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह पद्मनाभम स्वामी का मंदिर केरल राज्य में स्थित है। पहले हम थोड़ा सा पद्मनाभम मंदिर के बारे में आपको बता दें। तो दोस्तों, यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जब से इसका निर्माण हुआ है उसके बाद से इसका कई बार पुनः निर्माण किया जा चुका है। 1733 में भी इसका पुनः निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। इसी वजह से इसका जो मालिकाना हक है ये त्रावणकोर के राजशाही परिवार को ही दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो मंदिर है उस प्रतिमा में जो भगवान विष्णु है वो शेषनाग की सैया पर विराजमान है। इसीलिए यहाँ पर जो भगवान विष्णु की विश्राम की अवस्था है उसे पद्मनाभ कहा गया है, पद्मनाभ। अब बात करते हैं हम केरल की। तो दोस्तों, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। साक्षरता दर है 96%। और यह भारत का सबसे साक्षर राज्य। इसके बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो है मिजोरम। शांत घाटी तथा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में ही स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस संस्था ने अपनी हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत को निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों, अभी वर्ल्ड बैंक ने अपनी हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत को निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में शामिल किया है। वर्ल्ड बैंक को देख लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है इसके डेविड मालपास और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य में मास्क ना पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों, यह अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। अब ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है दोस्तों। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे ओने कर्मण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो अभी के सिवान को, जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये के सिवान है और इन्हें ही अभी ओने कर्मण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और ये इसरो के चेयरमैन भी हैं। तो अब ये इसरो के चेयरमैन हैं तो हम इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके प्रमुख हैं के सिवान। आदर्शवाद की बात करें तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका 2020-21 में कुल बजट 13,479.47 करोड़ था और इसके संस्थापक थे विक्रम अम्बलाल साराभाई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो आंद्रेज डूडा पोलैंड के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं यही है आंद्रेज डूडा। हम सबसे पहले पोलैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा। राष्ट्रपति है एंड्रेज डूडा। स्वतंत्रता इसको मिली 11 नवंबर 1918 को और इसकी करेंसी है ज़्लांटी। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।